1857 का विद्रोह। तो ये 1857 का विद्रोह था। ये बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो 1857 के विद्रोह से पूर्व भारत की क्या स्थिति थी, मतलब कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय हुए, किस तरह से छोटे छोटे विद्रोह होते रहे और धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध होते रहे। तो 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध लंबे समय से एकत्रित हुए तीव्र असंतोष का परिणाम था। मतलब जो भारतीयों में तीव्र असंतोष था उनकी नीतियों के विरुद्ध, उसका परिणाम ही 1857 का विद्रोह था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। तब से लेकर 1857 तक के इतिहास का यदि कोई अध्ययन करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य निरंतर साम्राज्य विस्तार करना था। मतलब वो निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो भारतीयों का आर्थिक शोषण अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे और अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार भारतवासियों के अनेक प्रकार की आपत्तियों का कारण बना। जैसे जैसे उनका विस्तारवादी नीतियां वैसे वैसे भारतीयों को परेशानियां होने लगी। तो एक और भारतीय नरेशों को यह भय हो गया कि अंग्रेज शीघ्र ही उनकी सत्ता को ले लेंगे। दूसरी ओर प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अंग्रेज नीति द्वारा पुरानी प्रचलित जो व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त किया जाने लगा। इस कारण जनता में असंतोष प्राप्त हो गया। इसलिए समय समय पर इसी असंतोष के कारण विद्रोह भी होते रहे, छोटे छोटे विद्रोह होते रहे और वे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होते गए। तो प्लासी के युद्ध के उपरांत ही कंपनी के कर्मचारी किसानों का अत्यधिक आर्थिक शोषण करने लगे थे। मतलब भारतीयों का आर्थिक शोषण करने लगे थे। परिणाम 1783 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और जयराम पेशा की जाति के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ हो गए। ठीक है। 1770 में बंगाल में भयंकर आक्रमण। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कारिंदों ने लगान में छोड़ देने के स्थान पर अधिक कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इस पर बंगाल के विद्रोह किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है। 1799 में उस विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया और शोषण के कारण ही 1824 ईस्वी में मेमन सिंह के इलाके में रंगपुर के दक्षिण में किसानों का विद्रोह हुआ। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों किसान सम्मिलित थे। चीन में अफीम का निर्यात कर अधिक धन कमाने की नीयत से जब कंपनी सरकार ने बंगाल के किसानों को अफीम की खेती करने को बाध्य किया तो किसानों ने क्या किया, फेराजी सुधारक नेता सरियतुल्लाह के पुत्र दूदू मियां के नेतृत्व में बगावत शुरू कर दी। मालाबार में भी कंपनी सरकार ने बंगाल की तरह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कर दी। वहां के हिंदू जमींदार को कर वसूलने के अधिकार दिए गए। उन हिंदू जमींदारों ने मोपला किसानों से अधिक लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। मुस्लिम किसानों से सैयद अली और उसके पुत्र सैयद फजल ने धार्मिक उन्माद उत्पन्न कर दिया। 1891 में सैयद फजल मालाबार के बाहर चला गया। 1854 में उसके विरुद्ध कई कठोर कानून बनाए गए। तो इस तरह से ये होते रहे। ठीक है। फिर 1855-57 में संथाल विद्रोह हुआ। कोल और भील जाति की विद्रोह भी इसी श्रेणी में। 1831 में बहावी आंदोलन हुए जो आर्थिक शोषण के कारण हुए। फिर है सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह कहाँ हुए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य नीति पर उतारू हो गई तो इसने राज्यों को शक्ति से विजित नहीं किया वरन उनके राज परिवारों पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम था जगह जगह सैनिक विद्रोह भी होने लगे। बनारस के राजा चेत सिंह को बंदी बनाने पर उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया। अवध की बेगमों के साथ जब दुर्व्यवहार किया तो सेना ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। 1798 में जब लॉर्ड ग्लेजिन अवध के नवाब वजीर अली को हटाकर उसके स्थान पर उसके चाचा साहब अली को नवाब बनाया तो अंग्रेज रेजिडेंट को वहां के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। 1842 ईस्वी में बुंदेल ठाकुरों की जब जमीन छीन ली गई तो ठाकुरों ने सेना ने मिलकर विद्रोह कर दिया। फिर 1767 से 1795 तक फतेहशाही विद्रोह होते रहे। 1782 में बंगाल में देवी सेना का विद्रोह हुआ। ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी काल में युद्ध और उपद्रव। तो इनसे स्पष्ट हुआ कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, परंतु अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा के साथ साथ स्पष्ट भारतवासियों में उस समय राष्ट्रीय भावना का भी उदय हो गया था। भारतवासियों में एकता थी, वे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुता को समाप्त करना चाहते थे। 1857 के विद्रोह का
प्रारंभ। तो कहां से शुरू हुआ? इस विषय पर दो मत में है। विद्रोह में पहल सैनिकों ने कि इसका प्रमुख कारण नई एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूस। तो कई इतिहासकारों का कहना है कि इनके प्रयोग पर सैनिकों की आपत्ति को देखकर सरकार ने इन कारतूसों पर पाबंदी लगा दी, परंतु उस समय संचार साधनों को देखते हुए इतने बड़े क्षेत्र में पाबंदी की सूचना हर जगह नहीं पहुंच सकी। मतलब साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा हो गई थी, राष्ट्रीय भावना का उदय हो गया था, कंपनी की प्रभुता को लोग समाप्त करना चाहते थे, और एनफील्ड राइफलों में जो कारतूस प्रयोग किया गया था उनसे सैनिकों में आपत्ति हो गई थी, लेकिन सेना की आपत्ति को देखते उन्होंने इसको पाबंद भी लगाई, लेकिन सारे सैनिक इन्फेंट्री में नहीं पहुंच पाया। 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19 नेटिव इन्फेंट्री ने इन कारतूसों के प्रयोग पर बगावत शुरू कर दी। ठीक है। और मार्च में नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने इस प्रश्न पर एक अंग्रेज सैनिक को मौत के घाट उतार दिया, अधिकारी को। हालांकि उनके अन्य साथियों ने इसका साथ नहीं, परंतु अंग्रेज अधिकारी को बचाने का भी प्रयास नहीं किया। सैनिक टुकड़ी भंग कर दी गई, अन्य सैनिकों को चेतावनी देने के उद्देश्य से बर्खास्त कर दिया गया, और उनका बर्खास्ती का आदेश सब सैनिक टुकड़ियों को पढ़कर सुनाया गया। तो अंग्रेज सरकार की इस कार्रवाई में भारतीय सैनिक विद्रोह हो गए, और इस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ। फिर 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे? तो भारतीय प्रदेशों को अपनी सरकार में विभिन्न समय और विभिन्न रूपों में विलय किया। राज्यों का विलय इस विद्रोह का प्रमुख कारण बन गया। यह विद्रोह उत्तर भारत में एक जन विद्रोह में परिणत हो गया। शोषण करने वाली कंपनी की राजस्व व्यवस्था से किसान भी इस विद्रोह के भागीदार हो गए। प्रशासन राज्यों में दयनीय अवस्था को प्राप्त होता चला गया। तो इस प्रकार महान विद्रोह की भूमिका में भारत की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक अवस्थाएं प्रमुख रूप से कारण बनी। तो राजनीतिक कारण में पहला क्या था? पंजाब का विलय। तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसमें राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीयों के मन में भय उत्पन्न कर दिया कि अंग्रेज अधिकारी धीरे धीरे उनके राज्य को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज अधिकारियों के विचारों तथा नीतियों से उन्हें भय की ओर अधिक बढ़ा दिया। सर चार्ल्स नेपियर का कथन है कि इस बात की पुष्टि करता है कि अंग्रेजी सरकार देसी रियासतों को तो समाप्त करने पर तुली थी। विद्रोह के एक दशक पूर्व लॉर्ड डलहौजी ने जिस गति से एक के बाद दूसरे देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, उससे देसी राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। यहाँ तक कि साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित लॉर्ड डलहौजी को उन राज्यों को हड़पने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ जो उसके समर्थक थे, जिन्होंने अंग्रेज सत्ता विरोधी कोई कार्य नहीं किया था। जैसे उदाहरण पंजाब, सिंध, अवध के विलय के ये कहा जा सकता है। मतलब लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी ना, वो राजनीतिक कारण बन गई। तो उसने पंजाब, अवध, सिंध सबको अपने कब्जे में कर लिया। पंजाब का विलय, तो पहले किसका हुआ? पंजाब का विलय। तो अंग्रेज पंजाब की अत्यधिक उपजाऊ और सघन भूमि को काफी समय से ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। मध्य एशिया से संपर्क रखने के लिए क्षेत्र सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए कंपनी ने अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिक स्थिति सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। सिंध का विलय 1843 में ही हो चुका था। अक्टूबर 1843 फिर फरवरी 1844 में एलन बरो ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को पत्र लिखा कि वह दूर नहीं जब पंजाब हमारे अधीन होगा। 1844 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह इंग्लैंड का एक माना हुआ सेनानायक था। उसने भारत आते ही सैनिक तैयारी में तेजी ला दी और 11 दिसंबर 1845 को अंग्रेज सेना सतलज के पार चली गई। इसके 2 दिन उपरांत हॉर्डिंग्स ने पंजाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लाल सिंह और तेज सिंह अपने सिख भाइयों के साथ विश्वासघात अंग्रेजों का साथ दिया। सब्राओं के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त कर हार्डिंग्स ने 1846 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। लाहौर की संधि के अंतर्गत 5 वर्षीय दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बना दिया गया। लाल सिंह को वजीर पद दिया गया। तेज सिंह को सेनापति बनाया गया। जालंधर का उपजाऊ दोआब का प्रदेश अंग्रेजों ने हथियार लिया। सिख सेना में भारी कमी कर दी क्योंकि लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने इन युद्धों में सिखों की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। और दूसरा सिख युद्ध कब लड़ा गया? लॉर्ड डलहौजी के काल में। वह तो भारत को लाल रंग से रंगने ही आया था। विद्रोह का प्रारंभ मुल्तान के दीवान मूलराज से हुआ। डलहौजी ने उसे दबाने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना विद्वान थे, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने विद्रोह को व्यापक बनने का अवसर दिया। फिर सेनापति गप से सिखों के युद्ध में परास्त होकर 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया।
फिर है सिंध का विलय। तो 18वीं सदी से इस क्षेत्र में मूलतः बलूचिस्तान से आए तालपुर वंश के अनेक सरदारों अमीरों का राज्य चला रहा था। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य करीमपुर, मीरपुर और हैदराबाद थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ क्या किया, 18वीं सदी में कुछ गोदाम स्थापित किए, परंतु स्थानीय अमीरों के विरोध के कारण कंपनी ने कुछ समय बाद ही इन गोदामों को बंद करना पड़ा। लेकिन 1798 में जब नेपोलियन ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो सिंध का सामरिक महत्व समझा गया और इसी कारण 1800 में लॉर्ड विलियम्स ने राजनीतिक संबंध स्थापित करने दृष्टि से एक एजेंट भेजा। 1807 में जब तिलसित की संधि में रूस और फ्रांस ने ईरान के मार्ग से भारत पर आक्रमण करने की सोची, तब फिर ब्रिटिश सरकार को पुनः इस ओर ध्यान देना पड़ा। इस कारण कंपनी ने सिंध के अमीरों के साथ एक संधि की। उस संधि में सिंध के अमीरों ने स्वीकार किया कि वे अपने यहाँ फ्रांसीसियों को नहीं बसने देंगे और इसी अंतराल में नेपोलियन यूरोप के मामलों में फंस गया और वो भारत की ओर ध्यान देने की स्थिति में नहीं रहा। और उधर सिंध के अमीर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भली भांति परिचित हो गए थे। अंग्रेज उनके साथ अलगाव नीति का आचरण करते रहे। 1820 ईस्वी में कंपनी सरकार को सिंध की राजनीति को पुनः सजग होना पड़ा। इस समय यूनान का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। रूस पूर्व की ओर बढ़ने में रुचि लेने लगा था। वह भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा था और इसी उद्देश्य में सफल हो जाने पर इंग्लैंड को पूर्व की ओर आने का मार्ग असुरक्षित हो जाने की आशंका हुई और ऐसा हो जाने पर इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा आघात पहुंचता। तो इस समय इंग्लैंड को अपना निर्यात बढ़ाना आवश्यक था। अतः 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने सिंध पर विशेष ध्यान देने को आज्ञा किया गया। उसने भारत आते ही सिंध नदी के माध्यम से मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का सही मूल्यांकन किया। अमीरों ने इसकी कमीशन भेजा गया, एक सिंध कमीशन, अमीरों ने इसकी स्वीकृति दी थी। उधर रणजीत सिंह भी सिंध की राजनीति में रुचि ले रहा था, परंतु कंपनी सरकार ने रणजीत सिंह का उधर बढ़ना नियंत्रित कर दिया था। उसे प्रसन्न करने तो उन्होंने 1831 में 4 घोड़े, एक घोड़ा गाड़ी भेजने का निर्णय लिया। वह घोड़ा गाड़ी उन्होंने सिंध के नदी के मार्ग से किस प्रकार भेजी, इस दौरान अंग्रेज सिंध नदी का व्यापारिक महत्व जानने में सफल हुए। इसी वर्ष रणजीत सिंह ने बेंटिक के समक्ष सिंधी को परस्पर विभक्त करने का प्रस्ताव रखा, परंतु बेंटिक ने इस पर अपनी उदासीनता प्रदर्शित की। 1832 में सिंध के अमीरों को एक संधि करने को बाध्य किया और इस संधि के अंतर्गत सिंध नदी को व्यापार के लिए खोलने को अमीरों को राजी कर लिया गया, परंतु इसके साथ ही अमीरों ने शर्त रखी सशस्त्र जहाज युद्ध की सामग्री इस नदी के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। हालांकि इस संधि से सिंध विलय की कोई बात नहीं दृष्टिगत होती, परंतु 1838 में सिंध के अमीरों ने एक संधि की जिसके अंतर्गत हैदराबाद में एक रेजिडेंट रखने को अमीरों को राजी कर लिया गया और 1843 तक आते आते उन्होंने सिंध को अपने में विलय कर लिया। फिर अवध का विलय। तो सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों के हस्ताक्षर को स्वीकार किया। पंजाब के सिकुंद 2 बार अंग्रेजी से चुनौती पर अवध के नवाब 1765 से 1856 तक कंपनी के आज्ञाकारी और वफादार नवाब बने रहे। उन्होंने कंपनी की राजनीतिक सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी, पर साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी ने भारत गमन से पूर्व 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया। गोद लेने की प्रथा समाप्त कर 8 रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। तो गोद लेने की प्रथा समाप्त कर किस किस को अपने राज्य, सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, बरार, जैतपुर, बगाड़, उदयपुर जो कि उड़ीसा में, उसे अपने अंदर मिला लिया गया। फिर अगला कारण क्या माना जाता है, मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अति निंदनीय था। हालांकि वह एक छाया मात्र सम्राट बन गया था, तथापि वह संप्रभुता का प्रतीक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की माल जारी का अधिकार इससे ही प्राप्त कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने शाहजादा जवां बख्श के स्थान पर मिर्जा व्यास को युवराज मान लिया था। लॉर्ड कैनिंग ने धमकी दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत लाल किला उससे खाली करवा लिया जाएगा, उसके वंशजों को कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। कैनिंग की इस घोषणा से जिन्नत बेगम बड़ी क्रुद्ध हो गई। वह अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक तैयारी करने लगी। आम लोगों ने शाही परिवार के प्रति निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त की और यही कारण था कि 1857 के विद्रोह ने मुगल सम्राट को अपना नेता चुन लिया और लाल किला क्रांतिकारियों का केंद्र स्थल बन गया। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। भारतीयों की दृष्टि से अंग्रेज सैनिक अजय समझे जाते थे, परंतु क्रीमिया तथा अफगानिस्तान के युद्ध में हुई अंग्रेजों की दुर्दशा ने उनके इस भ्रम को दूर कर दिया था। अब भारतीयों ने विचार प्रबल होने लगा कि अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध सफल विद्रोह किया जा सकता है और उन्हीं दिनों इस एक अफवाह फैली थी कि क्रीमिया की युद्ध की पराजय का बदला लेने के रूस भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। फारस इसका शायद, इससे भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह करने का अवसर मिला। तो ये राजनीतिक कारण थे